हॅलो. केलं. मग ते आवाज त्यानं चालू ठेवायला पाहिजे त्याला लाले. बरं. याला सेटिंग तुमच्यात पाहिजे. सेटिंगचं ऑप्शन कुठं आहे हो? सेटिंगचं सेटिंग असते की ते. गुड मॉर्निंग एवरीवन. लास्ट क्लास में हम लोगों ने मिनरल्स स्टार्ट किया था. We discussed 3 minerals: आयरन, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस. सो आज की क्लास में हम लोग रिमेनिंग जो आपके मिनरल्स हैं वो डिस्कस करेंगे एंड देन वी विल डू सम डिस्कशन. जितना भी आप लोग की क्वेरीज बची हुई हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे. स्क्रीन विजिबल है मेरी? नाही ना. अरे गुगल मध्ये कॉम्प्युटर आहे काय? चालू झालं काय क्लास? ते चालू झाले ना. सेटिंग म्हणजे ठेवलं का नाही ते आपोआप चालू राहते. मग आपल्याला लई लढतर करायला लागेल. तसंच ठेवायचं ते. सो चालू झालं का तुझं? करून टाकतो. आयरन, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस के बाद नेक्स्ट इम्पोर्टेंट जो मिनरल है दैट इज मैग्नीशियम. मैग्नीशियम जो है अगेन इसके फंक्शंस काफ़ी सिमिलर हैं और डिफरेंट वाइटमिन्स और मिनरल्स से. ये भी एज ए को फैक्टर या फिर को एंजाइम जो है वर्क करता है. किस के लिए काम के लिए इम्पोर्टेंट है? प्रोटीन सिंथेसिस के लिए. देन मसल्स और नर्व्स के फंक्शन के लिए अगेन मसल कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन में जैसे कैल्शियम जरूरी था वैसे ही मैग्नीशियम भी जरूरी है. उसी तरीके से नर्व फंक्शंस के लिए कैल्शियम जैसे इम्पोर्टेंट था उसी तरीके से मैग्नीशियम भी नर्व फंक्शन के लिए इम्पोर्टेंट है. इसके अलावा हमारा ब्लड ग्लूकोज कंट्रोल करने में, ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने में काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है. देन एनर्जी मेटाबॉलिज्म में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है अगेन एज ए कोफैक्टर. बोन्स की डेवलपमेंट के लिए इम्पोर्टेंट है. कैल्शियम के साथ साथ में मैग्नीशियम भी जो है उसके भी क्रिस्टल्स जो हैं बोन के अंदर हमारे डिपॉजिट होते हैं. एंड डीएनए आरएनए के सिंथेसिस के लिए जरूरी है. और एंटीऑक्सीडेंट, हमारे शरीर में एक एंटीऑक्सीडेंट बनता है. हमारा शरीर खुद से बनाता है जिसको हम ग्लूटाथायोन कहते हैं. उस एंटीऑक्सीडेंट को बनाने में मैग्नीशियम जो है वो जरूरी रहता है. सो मैग्नीशियम डायरेक्टली एज एन एंटीऑक्सीडेंट काम नहीं कर रहा, लेकिन आपके शरीर में जो एंटीऑक्सीडेंट बनता है
उसको बनाने के लिए मैग्नीशियम जो है वो जरूरी रहता है। अगर हम सोर्सेज देखें मैग्नीशियम के, तो हरी पत्ते वाली सब्जियां हैं, लेग्यूम्स मतलब आपकी जो साबुत दालें हैं वो, नट्स हैं, ड्राई फ्रूट्स जो होते हैं, सीड्स, और जितने भी आपके साबुत अनाज हैं, तो साबुत अनाज, साबुत दालें, हरी पत्ते वाली सब्जियां और जो आपके नट्स एंड ऑयल सीड्स हैं, उनके अंदर मैग्नीशियम काफी अच्छी मात्रा में प्रेजेंट रहता है। और जनरली मैग्नीशियम अच्छी मात्रा में किसमें रहेगा? जिनमें फाइबर ज्यादा रहता है। जैसे साबुत दालें, साबुत अनाज में आपका क्या क्या ज्यादा रहेगा? फाइबर भी ज्यादा रहेगा, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी उसके अंदर ज्यादा रहेगा। इसके अलावा मैग्नीशियम भी जो है उसमें ज्यादा मात्रा में आपको मिलेगा। सो बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जितना साबुत या जितना मोटा अनाज, मोटी दालें खाएंगे, वो आपकी हेल्थ के लिए, परफॉर्मेंस के लिए जो है वो बहुत अच्छा रहेगा। देन अगर डेफिशिएंसी हो रही है मैग्नीशियम की, तो उसकी वजह से जो है भूख लगना थोड़ा कम हो सकता है, नौजिया, वॉमिटिंग फील हो सकता है, वीकनेस है। देन बहुत सारे जो भी विटामिन्स, मिनरल्स नर्वस सिस्टम का से रिलेटेड है, उनकी अगर डेफिशिएंसी हो जाती है तो आपकी मसल्स में, आपके हाथ पैर में जो सुनपन आना या फिर जो झंझनाहट फील होना है, वो सब उसकी वजह से हो सकते हैं। और अगर सीवियर डेफिशिएंसी है, उसकी वजह से सीजर्स, जिनको हम दौरे बोलते हैं, सीजर्स भी जो है पर्सन को आ सकते हैं, बट ये बहुत सीवियर डेफिशिएंसी में होता है। और इसके अलावा सीवियर डेफिशिएंसी में और क्या क्या होता है? कैल्शियम के लेवल्स कम हो सकते हैं बॉडी के अंदर, और पोटेशियम के लेवल्स भी जो है इसकी वजह से कम हो सकते हैं। देन नेक्स्ट जो दो मिनरल्स हम लोग डिस्कस करेंगे वो है सोडियम और पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम जो है इनको हम मेन इलेक्ट्रोलाइट्स भी बोलते हैं। मेजर इलेक्ट्रोलाइट्स हैं सोडियम और पोटेशियम, जो आपके हाइड्रेशन चैप्टर में आप डिटेल में पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं। सोडियम और पोटेशियम ऐसे इलेक्ट्रोलाइट हैं जो पानी के साथ साथ आपके शरीर में हाइड्रेशन को बनाए रखने के लिए जरूरी रहते हैं। सोडियम, अगर हम सोडियम की बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन, जैसे मैंने बताया, हाइड्रेशन के लिए, शरीर में पानी के बैलेंस को, वाटर को का बैलेंस बनाए रखने के लिए जो है सोडियम बहुत ज्यादा जरूरी रहता है। इसके अलावा सोडियम क्या कर रहा है? शरीर में एसिड और बेस के बैलेंस को बना के रखता है। एसिड और बेस के बैलेंस का क्या मतलब है? एसिड बेस आप लोगों ने नाम सुना होगा। एक पीएच स्केल होता है, 0 से 14 तक लेकर पीएच स्केल होता है। जो 7 पीएच स्केल में जो 7 नंबर होता है वो बिल्कुल न्यूट्रल होता है। जैसे जैसे हम 0 की तरफ बढ़ेंगे वैसे वैसे किसी भी चीज की एसिडिटी जो है वो बढ़ती जाती है। जैसे हम लोग 14 की तरफ बढ़ेंगे वैसे वैसे उस किसी भी फूड आइटम की या फिर और भी किसी आपका लिक्विड है या कोई भी चीज है, उसकी बेसिसिटी जो है वो बढ़ती जाती है। हमारे शरीर में एसिड बेस का बैलेंस बनाने के लिए बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं। उनमें से सोडियम जो है एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ऐसा नहीं है सिर्फ सोडियम ही एसिड बेस बैलेंस को बना के रख रहा है, लेकिन सोडियम, बहुत सारे फैक्टर्स में से सोडियम एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर की तरह काम करता है एसिड बेस बैलेंस को बना के रखने में। हमारा जो ब्लड है उसका पीएच जो है बहुत फिक्स्ड होता है, अराउंड 7.4 के आसपास उसका ब्लड का पीएच रहता है, बहुत ज्यादा ऊपर नीचे नहीं हो सकता। शरीर में उस पीएच को बनाए रखने के लिए, उस एसिड बेस बैलेंस को बनाए रखने के लिए सोडियम जो है काफी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। देन
जैसे और मिनरल्स अभी हमने पढ़े, कैल्शियम और मैग्नीशियम स्पेशली मसल और नर्व सेल फंक्शन के लिए जरूरी है। इसी तरीके से सोडियम भी जो है मसल्स के और नर्व सेल के फंक्शन के लिए जरूरी रहता है। सोडियम की भी डेफिशिएंसी होगी तो मसल क्रैम्प्स वगैरह जो है आपकी बॉडी के अंदर आ सकते हैं। इसके अलावा ब्लड प्रेशर मेंटेन करने में जरूरी है सोडियम। आई थिंक ये सब लोग को मालूम होगा, जब किसी का इंसान का बीपी बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर ज्यादा होने लग जाता है, तो उसको सोडियम कम खाने को बोला जाता है। सो सोडियम जो है ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके अलावा काफी सारे न्यूट्रिएंट्स को ये ट्रांसफर करता है। जैसे आप लोगों ने कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन के डाइजेशन एब्जॉर्प्शन में पढ़ा होगा कि एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, जिसमें एक्टिव ट्रांसपोर्ट में जो है सोडियम काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि आपके डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स को आपके डाइजेस्टिव सिस्टम से आपके ब्लड तक ले जाने में। सो ये सारे फंक्शंस जो हैं सोडियम के साथ साथ, मोस्टली इनमें से मोस्टली फंक्शन जो है सोडियम के साथ साथ पोटेशियम भी सिमिलर ही फंक्शन करता है शरीर के अंदर। अगर डेफिशिएंसी हो रही है सोडियम की तो उसकी वजह से अगेन सिमिलर ही डेफिशिएंसी के सिम्टम्स हैं। जैसे मैग्नीशियम के आपने देखे हैं, नोजिया है, वॉमिटिंग है, फैटीग है, भूख लगना बंद हो सकती है और रेस्टलेसनेस हो सकता है, मसल वीक हो सकती है, मसल में क्रैम्प आ सकता है, और अगर बहुत सीवियर डेफिशिएंसी है तो फर्दर सीजर्स, जिसको हम दौरे बोलते हैं, वो आ सकते हैं। और ये सारी कंडीशन, जब सोडियम के लेवल्स हमारे शरीर में कम हो रहे हैं तो उस कंडीशन को जो हम बोलते हैं वो कहलाती है हाइपोनेट्रीमिया। हाइपो मतलब कम, और नेट्रियम जो है वो सोडियम का एक साइंटिफिक नेम है, नेट्रियम। सो इस वजह से सोडियम की डेफिशिएंसी अगर शरीर में हो रही है तो उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं हाइपोनेट्रीमिया। सोडियम के सोर्सेस अगर हम देखें तो सबसे सिंपल सोर्स जो है दैट इज टेबल सॉल्ट, जो आप नमक डालते हैं। हर तरीके के नमक में सोडियम प्रेजेंट रहता है, चाहे आप काला नमक खा रहे हो, चाहे सेंधा नमक खा रहे हो, चाहे नॉर्मल जो हमारा टेबल सॉल्ट है वो खा रहे हैं। इसके अलावा जिस फूड आइटम में फूड आइटम को पैक्ड फूड आइटम जो होते हैं, प्रोसेस्ड फूड आइटम जो होते हैं, उनमें लंबे टाइम तक फूड को स्टोर रखने के लिए सोडियम या नमक जो है काफी मात्रा में ऐड किया जाता है। जैसे चीज होता है, पापड़ है, बढ़िया है, अचार है, इन सारी चीजों के अंदर इवन बटर जो आता है मार्केट में, सब चीजों के अंदर काफी मात्रा में सोडियम जो है प्रेजेंट रहता है। अगर बहुत एक्सेस में सोडियम खा रहे हैं तो भी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है, इसलिए बोलते हैं प्रोसेस्ड फूड, अचार वगैरह बहुत ज्यादा उनका इंटेक नहीं करना चाहिए। देन पोटेशियम है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, पोटेशियम जो है ऑलमोस्ट फंक्शंस जो है पोटेशियम के वो बिल्कुल सोडियम के तरह ही रहते हैं। सोडियम और पोटेशियम मिलके जो है बॉडी के अंदर वाटर बैलेंस बनाने को, एसिड बेस बैलेंस मेंटेन करने में, मसल नर्व फंक्शन के लिए और ब्लड प्रेशर मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। सो इनका फंक्शनिंग जो है काफी जुड़ा हुआ रहता है एक दूसरे से, काफी साथ साथ ही एक दूसरे के साथ काम करते हैं शरीर के अंदर ये फंक्शन मेंटेन करने में। सोर्सेस अगर हम देखें पोटेशियम के, तो पोटेशियम बेसिकली अगर नॉन वेजिटेरियन फूड है तो आपका जो डिफरेंट नॉन वेजिटेरियन फूड आइटम्स हैं उनके अंदर काफी मात्रा में पोटेशियम प्रेजेंट रहता है। वेजिटेरियन सोर्सेज में जो है आपकी जितनी भी सब्जियां हैं, स्पेशली बीन्स हैं, टमाटर हैं, आलू हैं, पीस हैं, शकरकंदी है, इन सब के अंदर
पोटेशियम ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट रहता है। देन फ्रूट्स हैं, स्पेशली बनाना है, खट्टे फल हैं, सिट्रस फ्रूट जो होते हैं, उनके अंदर अगेन पोटेशियम काफ़ी अच्छी मात्रा में प्रेजेंट रहता है। सो बहुत बार अगर हम देखें, जैसे हम रिकवरी के लिए हम या ट्रेनिंग के टाइम पे हम लोग अगर बनाना खा रहे हैं, ट्रेनिंग के बाद में अगर बॉइल्ड पोटैटो जैसी चीज़ें खा रहे हैं, शक्करकंदी जैसी चीज़ खा रहे हैं, तो उससे हमें दो तरीके का फायदा हो रहा है कि बनाना, आलू, शक्करकंदी से आपको कार्बोहाइड्रेट भी मिल रहा है जो आपको पोस्ट ट्रेनिंग जो है खाने की जरूरत रहती है, और उसके साथ साथ में इनसे आपको अच्छी मात्रा में पोटेशियम भी मिल रहा है। सो रिकवरी जो है इन फूड से बहुत अच्छी जो है शरीर के अंदर होती है। इसके अलावा दूध से बनी हुई चीजें और नट्स के अंदर भी काफी मात्रा में पोटेशियम जो है वो प्रेजेंट रहता है। अगर डेफिशिएंसी हो रही है पोटेशियम की तो अगेन वीकनेस हो सकती है, मसल कॉन्ट्रैक्शन में इश्यू हो सकते हैं, नर्व कंडक्शन में प्रॉब्लम हो सकती है, मेंटल कंफ्यूजन जो है वो हो सकता है। सो ये सारे सिम्टम्स जो है वो पोटेशियम की डेफिशिएंसी से देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट मिनरल इज जिंक। जिंक जो है अगेन आपके शरीर के अंदर जिंक का सबसे इम्पोर्टेंट रोल है कि ये डीएनए सिंथेसिस में काफी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। डीएनए सिंथेसिस आपके सेल डिवीजन के अंदर और नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। सो जैसे विटामिन्स में अगर हम बात करें, फॉलिक एसिड था जो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट था डीएनए सिंथेसिस के लिए, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। इसी तरीके से मिनरल्स में जिंक एक ऐसा मिनरल है जो डीएनए सिंथेसिस और ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके अलावा अगेन ये बहुत सारे एंजाइम्स के लिए एज ए कोफैक्टर वर्क करता है, इम्यूनिटी के लिए और प्रोटीन सिंथेसिस के लिए भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। सोर्सेज इसके हैं, अगेन नॉन वेजिटेरियन फूड से भी मिलता है। वेजिटेरियन फूड्स में आपके इन बीन्स हैं, जो नट्स हैं, होल ग्रेन्स, अगेन साबुत अनाज जो है उनके अंदर ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट रहता है। तो साबुत अनाज, साबुत दालें और आपके ड्राई फ्रूट्स, उनके अंदर अगेन जिंक जो है ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट रहता है। अगर डेफिशिएंसी हो रही है तो बच्चों में ग्रोथ रिटार्डेशन देखने को मिल सकता है, उनका ग्रोथ जो है काफ़ी स्लो होता जाएगा, मेंटल डेवलपमेंट जो है वो सही तरीके से नहीं हो पाएगा, भूख लगना कम हो सकता है, और इम्यूनिटी, बिकॉज अगेन जिंक जो है बहुत इम्पोर्टेंट है इम्यूनिटी के लिए। आयरन के बाद मेन मिनरल जो है जो इम्यूनिटी के लिए ज़रूरी है वो उनमें से एक है जिंक। सो इम्यूनिटी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। बहुत बार कई बार लूज मोशन हो जाते हैं आपको, इवन बच्चों को, तो साथ में डॉक्टर्स जो हैं जिंक के सप्लीमेंट देते हैं बिकॉज वो आपकी रिकवरी में हेल्प करता है। देन आयोडीन अगेन एक इम्पोर्टेंट मिनरल है। आयोडीन बेसिकली क्या कर रहा है हमारे शरीर में, नॉर्मल मेटाबॉलिज्म जो है सेल्स का उसको मेंटेन करने में हेल्प करता है। और बेसिकली कैसे काम कर रहा है ये, नॉर्मल मेटाबॉलिज्म को कैसे मेंटेन कर रहा है, ये एक हार्मोन के लिए जरूरी है जो हमारी थायराइड ग्लैंड से सीक्रेट होता है, जिसको हम थायरॉक्सिन हार्मोन कहते हैं। सो थायरॉक्सिन हार्मोन को बनाने के लिए आयोडीन जो है बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, और इसी वजह से आयोडीन जो है आपके मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करने में हेल्प करता है, बिकॉज थायराइड ग्लैंड का मेन फंक्शन जो है वो ये रहता है कि वो आपके शरीर के मेटाबॉलिक प्रोसेस को कंट्रोल करती है, थायराइड ग्लैंड। सो अगर आयोडीन की डेफिशिएंसी है तो थायरॉक्सिन हार्मोन जो है वो नहीं बनेगा और आपकी बॉडी में
मेटाबॉलिक रेट जो है आपकी बॉडी की वो कम हो जाएगी। दो कंडीशंस होती हैं जनरली थायराइड ग्लैंड में। कई बार हाइपोथायराइडिज्म होता है। हाइपो का मतलब है कम, थायराइडिज्म मतलब आपकी थायराइड ग्लैंड जो है वो कम काम कर रही है, बहुत स्लो काम कर रही है, तो हाइपोथायराइडिज्म। तो हाइपोथायराइडिज्म कंडीशन में क्या होता है कि आपका मेटाबॉलिक रेट जो है वो काफी स्लो डाउन, काफी धीरे जो है वो हो जाता है। तो ऐसे पर्सन का वेट गेन होने के चांसेस जो है वो बहुत ज्यादा रहता है, बहुत जल्दी वेट गेन उस पर्सन का होता है। सोर्सेज इसके अगर हम देखें तो मेनली आयोडीन जो है, हम लोग जनरली मार्केट से जो सॉल्ट खरीदते हैं उसमें काफी सॉल्ट जो है वो आयोडाइज सॉल्ट आते हैं। सो आयोडाइज सॉल्ट का मतलब है आयोडीन जो है सॉल्ट के अंदर, नमक के अंदर ऐड की गई है। सो आयोडाइज सॉल्ट जो है वो इसका मेन सोर्स है आयोडीन का। एंड इसके अलावा फूड आइटम्स में कुछ मात्रा में आयोडीन जो है प्रेजेंट रहता है, बट कितना प्रेजेंट होगा वो डिपेंड करेगा कैसी सॉइल के अंदर, कैसी मिट्टी के अंदर उस फूड आइटम को उगाया गया है। अगर मिट्टी के अंदर, पानी के अंदर जो इस्तेमाल कर रहे हैं हम फसल उगाने के लिए, उसके अंदर अगर आयोडीन का कंटेंट अच्छा होगा तो फूड आइटम्स के अंदर भी आयोडीन अच्छी मात्रा में होगा। लेकिन अगर मिट्टी में, पानी में ही आयोडीन नहीं है तो आपके फूड आइटम्स में आयोडीन जो है वो अच्छी मात्रा में नहीं मिलेगा। अगर डेफिशिएंसी देखें हम लोग, डेफिशिएंसी की वजह से, आयोडीन की डेफिशिएंसी की वजह से कंडीशन डेवलप हो जाती है जिसको हम लोग गॉइटर बोलते हैं। इसका मतलब है थायराइड ग्लैंड जो है वो सूज जाती है, काफी गले के अंदर होती है यहाँ पे। सो उसकी वजह से गला भी आपका सूज जाता है। थायराइड ग्लैंड जो है वो स्वेल हो जाती है, सूज जाती है। क्यों सूज जाती है? क्योंकि थायराइड ग्लैंड जो है वो थायरॉक्सिन हार्मोन के प्रोडक्शन के लिए ट्राई कर रही है, लेकिन उस हार्मोन का प्रोडक्शन ज्यादा नहीं हो पा रहा। सो उस कंडीशन में वो धीरे धीरे स्वेल होनी जो है शुरू हो जाती है। और अगर बच्चों में आयोडीन की डेफिशिएंसी है तो उसकी वजह से उनके अगेन मेंटल ग्रोथ पे जो है वो इफेक्ट पड़ता है। देन नेक्स्ट मिनरल इज कॉपर। कॉपर जो है अगेन बहुत सारे जो है आपकी बॉडी के मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हैं उनमें एज एन एंजाइम, कोएंजाइम वर्क करता है। आयरन मेटाबॉलिज्म में बहुत ज़्यादा जरूरी है। कनेक्टिव टिश्यूज के बनाने, कनेक्टिव टिश्यूज अगेन ऐसे टिश्यूज जो है काफ़ी बाइंड करके रखते हैं टिश्यूज को, उनके सिंथेसिस के लिए। देन न्यूरोट्रांसमीटर्स के जो नर्व्स को आपके मैसेजेस को ट्रांसफर कर रहे हैं एक नर्व से दूसरे नर्व में। सो ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर के सिंथेसिस के लिए, उनको बनाने के लिए भी जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अगेन सोर्सेज अगर हम देखें, नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज हैं। वेजिटेरियन सोर्सेज में अगेन आपकी साबुत दालें, साबुत अनाज और नट्स एंड ऑयल सीड्स, जो आपके नट्स हैं और जो आपके ऑयल सीड्स बेसिकली जैसे अलसी है, इसके अलावा खरबूजे के बीज आते हैं, देन वाटरमेलन के बीज आते हैं, पंपकिन। सो सारे जो हैं सीड्स की कैटेगरी के अंदर आते हैं। अगर डेफिशिएंसी हो रही है, वैसे तो बहुत रेयर होता है कि कॉपर की डेफिशिएंसी आपके शरीर के अंदर हो, लेकिन अगर डेफिशिएंसी हो रही है तो उसकी वजह से अनीमिया हो सकता है, बिकॉज आयरन मेटाबॉलिज्म के लिए जरूरी है। हाइपोपिगमेंटेशन जो है स्किन का कलर, उस पर इफेक्ट पड़ सकता है। कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ सकते हैं। लिपिड, जितने भी लिपिड मेटाबॉलिज्म है उस पर इफेक्ट पड़ेगा, तो आपके जो बैड कोलेस्ट्रॉल है शरीर के अंदर वो बढ़ना शुरू हो जाएगा और इन्फेक्शन का रिस्क जो है वो इंक्रीज हो सकता है। बट कॉपर की डेफिशिएंसी अगर आप अच्छी मात्रा में
अनाज है, दालें हैं, वो सब खा रहे हैं, तो कॉपर की डेफिशिएंसी जनरली हमारे शरीर में नहीं देखने को मिलती। एंड लास्ट मिनरल जो हम लोग डिस्कस करेंगे दैट इज सिलेनियम। सिलेनियम जो है रिप्रोडक्शन के लिए जरूरी है, अगेन थायराइड हार्मोन के मेटाबॉलिज्म के लिए जरूरी है, जैसे आयोडीन जरूरी था, आयोडीन प्रोडक्शन के लिए जरूरी था, ये उसके मेटाबॉलिज्म के लिए जरूरी है। देन डीएनए सिंथेसिस के लिए और एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन स्पोर्ट्स में, इट वर्क्स एज एन एंटीऑक्सीडेंट। सो सिलेनियम जो है एक ऐसा अगेन मिनरल है। अभी हमने कुछ मिनरल्स पढ़े, आयरन में हमने देखा, देन जो है आपका जिंक इम्यूनिटी के लिए जरूरी था। सिलेनियम जो है स्पेसिफिकली एज एन एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है। सो इसके सोर्सेस अगेन सीरियल प्रोडक्ट्स, सीरियल्स मतलब वही आपके जो अनाज हैं, डेयरी आइटम्स और नॉन वेजिटेरियन फूड आइटम्स में सिलेनियम जो है अच्छी मात्रा में प्रेजेंट रहता है। और अगर डेफिशिएंसी हो रही है तो इनफर्टिलिटी के चांसेस बढ़ जाते हैं और इन्फेक्शन होने का रिस्क भी जो है वो इंक्रीज हो जाता है। सो ये जो है आपके रिमेनिंग मिनरल्स है। ये टेबल है जिसमें स्पेसिफिकली मिनरल्स का स्पोर्ट्स में रोल बताया गया है, स्पोर्ट्स में क्या क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं डिफरेंट मिनरल्स। सो सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम अगर हम देखें, सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन इनका नर्वस फंक्शन, नर्वस सिस्टम के फंक्शन में और मसल कॉन्ट्रैक्शन में इम्पोर्टेंट रोल है। इसके अलावा कैल्शियम जो है बोन मेटाबॉलिज्म में भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। मैग्नीशियम जो है काफी इम्पोर्टेंट है, देखेंगे जितने भी मेजर फंक्शंस है बॉडी के अंदर आपके स्पोर्ट्स से रिलेटेड, उन सब में मैग्नीशियम जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। एनर्जी सिस्टम के मेटाबॉलिज्म के लिए ज़रूरी है, नर्व फंक्शन, मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए ज़रूरी है, इम्यूनिटी के लिए ज़रूरी है और बोन मेटाबॉलिज्म के लिए भी ज़रूरी है। सो मैग्नीशियम इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट मिनरल्स जो आयरन और कैल्शियम के बाद जो स्पोर्ट्स में बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। देन आयरन अगेन हम देखें, मोस्टली फंक्शंस आयरन के जो हैं शरीर में एज ए कोफैक्टर काम करना, नर्वस फंक्शन में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल नहीं है, बट हीमोग्लोबिन बनाने के लिए, इम्यूनिटी के लिए, एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करने के लिए इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। जिंक है अगेन मेटाबॉलिज्म के लिए, इम्यूनिटी, एंटीऑक्सीडेंट की तरह अगेन जिंक भी जो है इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। कॉपर सिमिलर टू जिंक, कॉपर भी एंटीऑक्सीडेंट, इम्यूनिटी के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। और सिलेनियम अगेन जैसे मैंने बताया बहुत मेजर एंटीऑक्सीडेंट है बॉडी के अंदर, सिलेनियम जो एज एन एंटीऑक्सीडेंट शरीर के अंदर काम करता है। सो ये ब्रीफ टेबल है स्पेसिफिकली स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो भी फंक्शंस हैं मिनरल्स के उनसे रिलेटेड। एंड लास्टली मिनरल सप्लीमेंट्स की अगर हम लोग बात करें तो लास्ट क्लास में किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि ज़्यादा खाएंगे तो बॉडी पे इफेक्ट तो नहीं पड़ेगा। सो फैट सोल्यूबल विटामिन्स बहुत ज़्यादा मात्रा में खाएंगे, उससे शरीर के अंदर हार्मफुल इफेक्ट डेवलप हो सकता है। मिनरल्स जो हैं बहुत स्पेसिफिक है, मिनरल्स अगर आप ज़्यादा मात्रा में अगर आप कंज्यूम करेंगे तो उससे शरीर के अंदर टॉक्सिसिटी जो है उनकी डेवलप हो सकती है। सो मिनरल्स का इंटेक जब भी कर रहे हैं सप्लीमेंट्स का, सो बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं करना चाहिए। जनरली मिनरल्स के इंटेक की रिक्वायरमेंट जो है वो 100% ऑफ डीवी मतलब डेली वैल्यू, डेली जितनी रिक्वायरमेंट है उसका 100% से ज़्यादा आपके सप्लीमेंट्स में मिनरल्स जो है प्रेजेंट नहीं होने चाहिए। आप
देखेंगे अगर सप्लीमेंट्स पे जो लेबल लगा होता है उसमें साइड में लिखा हुआ होता है कि ये कितना % ऑफ डीवी है। ये आप लोग प्रैक्टिकल करेंगे तो उसमें आई थिंक प्रैक्टिकल में लेबल रीडिंग है आप लोग के फूड का, सप्लीमेंट्स का लेबल कैसे पढ़ सकते हैं, सो उसमें आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। हर चीज में कोई भी मान लीजिए आप कोई मल्टी वाइटमिन मल्टी मिनरल टैबलेट खा रहे हैं तो उसके ऊपर सारा लिखा होता है इसमें आयरन इतना है, इतना % ऑफ डेली वैल्यू है, कैल्शियम इतना है, उसका डेली वैल्यू का कितना % है। सो मिनरल जो है बहुत एक्सेस मात्रा में कंज्यूम नहीं करना चाहिए। और जैसे मैंने वाइटमिन्स के लिए भी बताया था कि अगर मिनरल्स आप सप्लीमेंट की फॉर्म में कंज्यूम कर रहे हैं तो वो सिर्फ आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहे हैं, आपकी बॉडी की डेफिशिएंसी को खत्म कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत एक्स्ट्रा मिनरल लेने से वो आपकी परफॉर्मेंस को एक्स्ट्रा जो है वो बढ़ा देंगे। हाँ, इनडायरेक्ट इफेक्ट जो आपकी डेफिशिएंसी को कवर करके जो इनडायरेक्ट इफेक्ट हो रहा है वो इफेक्ट हो सकता है। बट मान लीजिए आपकी बॉडी के अंदर मिनरल सफिशिएंट मात्रा में है और आप फिर भी एक्स्ट्रा सप्लीमेंट कंज्यूम किए जा रहे हैं तो उसकी वजह से जो है कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट जो है आपको परफॉर्मेंस में नहीं देखने को मिलेगा। सो दैट इज ऑल फॉर मिनरल्स। ये हमारे पास है 20-25 मिनट, हम लोग आपकी लास्ट क्लास का और अभी के जो भी क्वेश्चंस हैं वी कैन डिस्कस। So any questions can type in the chat box या hand raise कीजिए हमसे। हाँ जी मिस्टर सरजीत बोलिए। गुड मॉर्निंग मैम। हाँ जी मैम जैसे जो मिनरल्स है, अलग अलग मिनरल्स हैं, अगर एक हेल्दी जो डाइट है, वेजिटेरियन डाइट है, अगर वो फॉलो करते हैं तो क्या उसमें एक एवरेज जो एथलीट है जैसे नेशनल और स्टेट लेवल के एनसीओई को छोड़ के वो उसमें क्या मिनरल्स कवर हो जाते हैं ऑलमोस्ट? हाँ, सब मिनरल्स आपको मिलेंगे बट इम्पोर्टेंट चीज यही है कि हाँ आपको खाने के अंदर सारी चीजें इंक्लूड करनी है। देखिए आपने जितने भी मिनरल्स देखे होंगे उसमें जो क्या क्या बताया मैंने, ज्यादातर अगर जनरल हम लोग देखें साबुत अनाज और साबुत दालें है ना, हरी पत्ते वाली सब्जियां, ठीक है, नट्स एंड ऑयल सीड्स। नट्स एंड ऑयल सीड्स ऐसी चीजें हैं जो हम लोग बहुत कम मात्रा में कंज्यूम करते हैं। हरी पत्ते वाली सब्जियां ऐसी हैं जो हम लोग बहुत कम मात्रा में कंज्यूम करते हैं। देन आजकल का लाइफस्टाइल ऐसा हो गया कि हम बहुत ज्यादा मोटा अनाज जो है वो कंज्यूम नहीं करते, हम लोग ज्यादातर मैदे वाली चीजें खाएंगे। सो अलग अलग तरीके का जो अनाज है जैसे बाजरा है, ज्वार है, मक्की है, जो हमारे ट्रेडिशनल अनाज हैं वो हम लोग ज़्यादा नहीं खाते हैं। सो अगर इन चीज़ों को इंक्लूड करेंगे डाइट के अंदर तो ऐसा नहीं है कि मिनरल की डेफिशिएंसी जो है एक वेजिटेरियन में देखने को मिलेगी। ठीक है, हेलो हेलो मिस्टर सरजीत। ओके, और कोई क्वेश्चन है? हाँ बोलिए मिस्टर सरजीत। मैम अगर जैसे कोई मिनरल्स है तो अगर जो मल्टीविटामिन है या जो टेबलेट्स है सप्लीमेंट टाइप का, अगर वो यूज करते हैं तो और उससे पहले ये बताइए मैम इनको टेस्ट कैसे करें, इनके टेस्ट कौन से हैं कि हमें
अपनी डेफिशिएंसी के बारे में एक बेसिक आइडिया लग जाए कि हमारे अंदर ये डेफिशिएंसी हो सकती है, जैसे टेस्ट के बारे में पोटेशियम है या सोडियम है, इनके ऊपर। टेस्ट के बारे में आप लोग बायोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे सारे, आपका आई थिंक पूरा टॉपिक है, इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा कवर नहीं किया है यहाँ पे टेस्ट कौन कौन से होते हैं, क्योंकि बायोकेमिस्ट्री में आपका पूरा टॉपिक है बायोकेमिकल मॉनिटरिंग ऑफ एथलीट्स। उसके अंदर आप जितने भी इम्पोर्टेंट टेस्ट हैं सारे पढ़ेंगे, न्यूट्रिशन से रिलेटेड भी, ठीक है। बट सिंपली अगर आप मिनरल्स के टेस्ट कराना चाहते हैं तो मिनरल्स में स्पेसिफिकली आयरन इजीली टेस्ट हो जाता है। आप हीमोग्लोबिन टेस्ट कराइए, फेरेटिन टेस्ट कराइए, सीरम फेरेटिन होता है जो आयरन कितना स्टोर है बॉडी के अंदर वो बताता है, ठीक है। कैल्शियम के लिए आप बोन मिनरल डेंसिटी टेस्ट कराना पड़ेगा आपको, ब्लड टेस्ट से नहीं होगा। सो ये दो टेस्ट हैं, ये तो बहुत इजीली कैल्शियम और आयरन के आप करा सकते हैं कहीं भी। और मिनरल्स जो हैं उनकी टेस्ट जो है अगर आप कराएंगे तो काफ़ी एक्सपेंसिव जो है वो रहते हैं, ठीक है। सो सोडियम पोटेशियम जो है वो आपका जो है उसका टेस्ट आप जो हाइड्रेशन से रिलेटेड टेस्ट आप पढ़ेंगे उसमें जो है कवर अप हो जाएगा सोडियम पोटेशियम की डेफिशिएंसी के लिए, ठीक है। और कोई क्वेश्चंस? एपेटाइट क्या होता है? एपेटाइट मतलब भूख लगना। आपकी भूख, लॉस ऑफ एपेटाइट का मतलब है भूख लगना कम हो जाता है, भूख लगना बंद हो जाता है। सो बहुत सारे विटामिन्स एंड मिनरल्स हैं जिनकी डेफिशिएंसी की वजह से इंसान को भूख लगना जो है कम हो जाता है। सो आप वैसे ही आपका इंटेक सही नहीं है, आपको भूख कम लग रही है तो आप बहुत कम मात्रा में खाएंगे, जिससे अगेन डेफिशिएंसी होने के चांसेस जो है वो बढ़ जाएंगे। विटामिन डी कैसे बढ़ा सकते हैं? विटामिन डी के लेवल बढ़ाने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है सिंपल, कि आप दिन में एटलीस्ट 15 मिनट जो है सन एक्सपोजर आपको लेना है, धूप लेनी है 15 मिनट, ठीक है। दिन में 11 से 2 बजे के बीच में ले तो अच्छा है, नहीं तो किसी भी टाइम पे लें 15 या 20 मिनट जो है एटलीस्ट आपको धूप लेनी है। और धूप में लेने में आपके हाथ पैर थोड़े खुले रहेंगे ताकि जितना आपकी स्किन की सरफेस आपकी सनलाइट से जो है कांटेक्ट में आएगी तो उतना ज़्यादा विटामिन डी का प्रोडक्शन आपके शरीर में होगा। सो धूप में का एक्सपोजर का मतलब ये नहीं है कि पूरे कपड़े पहन के ढक के बैठे, एटलीस्ट आपके हाथ जो है थोड़े से पैरों फेस आपका सारा जो है वो जो है धूप के कांटेक्ट में आएगा, तभी विटामिन डी जो है वो बनेगा आपके शरीर के अंदर। और दूसरा ऑप्शन है सप्लीमेंट्स, बिकॉज डाइट से बहुत ज़्यादा अगर आपको डेफिशिएंसी है तो डाइट से या सन एक्सपोजर से हो सकता है बहुत ज़्यादा आपके विटामिन डी लेवल्स नहीं बढ़े। सो सप्लीमेंट का कोर्स होता है पूरा विटामिन डी का, वो आप किसी भी डॉक्टर से ले सकते हैं, वो कोई स्पेसिफिक स्पोर्ट्स स्पेसिफिक नहीं है। कोई भी डॉक्टर जो है आपको वो विटामिन डी के सेशे आते हैं, वीक में एक सेशे लेना होता है। सो वो पूरा कोर्स होता है 2 महीने का, सो वो आप किसी भी डॉक्टर से ले सकते हैं। नौजिया का मतलब है जी घबराना, उल्टी आने जैसा फील होना, उसको बोलते हैं नौजिया। मैग्नीशियम, सो मैग्नीशियम बेसिकली जो है आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारे फंक्शंस कर रहा है, एंजाइम्स के लिए एज ए कोफैक्टर काम कर रहा है, आपकी मसल्स के लिए नर्व्स के लिए जरूरी है, आपकी इम्यूनिटी को बढ़ा रहा है मैग्नीशियम। सो मोस्टली जो भी इम्पोर्टेंट फंक्शंस अगर हम देखते हैं बॉडी के, मोस्टली सारे फंक्शंस में मैग्नीशियम जो है इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। इवन आपकी बोन्स के अंदर भी मैग्नीशियम जो है काफ़ी मात्रा में प्रेजेंट रहता है। और
सोर्सेज अगेन वेजिटेरियन सोर्सेज जैसे मैंने बताया जो है अनाज हैं, साबुत अनाज हैं, साबुत दालें हैं, नट्स हैं, वो जो है उसके अंदर प्रेजेंट रहता है। और नॉन वेजिटेरियन फूड आइटम में भी काफ़ी मात्रा में मैग्नीशियम रहता है प्रेजेंट। डीएनए बेसिकली डीएनए एक्सप्लेन करना पहले भी मुझे थोड़ा डिफिकल्ट लगा था। डीएनए बेसिकली आपका जेनेटिक मटेरियल है। जेनेटिक को क्या बोलते हैं, जो आनुवंशिक, आई थिंक वर्ड होता होगा, आनुवंशिक जो है मटेरियल होता है डीएनए, जो आपके पेरेंट्स की जितने भी आपके वो हैं प्रॉपर्टीज हैं, उनके जो ट्रेड्स हैं वो अपने बच्चों तक पहुंचाते हैं। प्लस आपकी बॉडी में सेल डिवीजन के लिए जो है बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। बाजरे में कौन से मिनरल्स होते हैं? बाजरे से आपको आयरन भी मिलेगा, बाजरे में इवन मैग्नीशियम, जिंक, सारे जो है आपको अच्छी मात्रा में मिलेंगे। बाजरे में काफ़ी मात्रा में मिनरल्स जो है वो प्रेजेंट रहते हैं। जितने भी आपके ट्रेडिशनल अनाज हैं उनके अंदर विटामिन्स और मिनरल्स दोनों काफ़ी मात्रा में प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, बाजरा है, रागी है, ज्वार है, मक्की है, इन सब के अंदर जो है काफ़ी मात्रा में मिनरल्स प्रेजेंट रहेंगे। हाउ टू न्यूट्रिशन यूटिलाइजेशन, मिस्टर मोहित आप प्लीज अनम्यूट हैंड रेज कीजिए तो मैं आपको अनम्यूट कर देती हूँ। मुझे समझ नहीं आया आप क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं। Okay, any more questions? हाँ जी मिस्टर मोहित बोलिए। मैम ये जैसे मान लीजिए हम वर्कआउट करते हैं और न्यूट्रिशन लेते हैं, ठीक है, अगर हम वर्कआउट नहीं करते हैं तो भी हम प्रॉपर वही न्यूट्रिशन लेते हैं तो यूटिलाइज होगा बॉडी में या फिर नहीं होगा? इस तरह का तो बेसिक क्वेश्चन था थोड़ा। वर्कआउट से रिलेटेड जो है कैल्शियम, विटामिन डी जो है काफ़ी वर्कआउट से रिलेटेड रहता है। अगर आप वर्कआउट नहीं करेंगे, आप बिल्कुल फिजिकल एक्टिविटी नहीं करेंगे तो कैल्शियम सप्लीमेंट्स आपके शरीर में ज़्यादा इस्तेमाल, कैल्शियम और विटामिन डी दोनों बहुत ज़्यादा आपके शरीर में जितना आप खा रहे हैं उतनी मात्रा में इस्तेमाल नहीं हो पाएंगे। इसके अलावा अगर आप बहुत एक्सेस अमाउंट में प्रोटीन कंज्यूम कर रहे हैं विदाउट वर्कआउट तो वो भी आपकी सिर्फ किडनी पे बहुत ज़्यादा लोड डालेंगे, उससे जो है आपका डायरेक्टली मसल बिल्डिंग जो है वो नहीं होगा। और कोई ऐसा इम्पोर्टेंट मिनरल या कोई न्यूट्रिएंट नहीं है जो जिससे वर्कआउट से जिस पे इफेक्ट पड़े। मैक्रो न्यूट्रिएंट सारे ही ऐसे हैं कि अगर आप वर्कआउट नहीं करेंगे और आप ज़्यादा मात्रा में खा रहे हैं तो वो एज ए फैट आपके शरीर में डिपॉजिट होता जाएगा। ठीक है, सो वो एक है कि वर्कआउट नहीं कर रहे हैं बिकॉज इनटेक ज़्यादा हो रहा है, ज़्यादा खा रहे हैं तो वो आपके एज ए फैट डिपॉजिट हो जाएगा। विटामिन मिनरल्स में स्पेशली सिर्फ विटामिन ये कैल्शियम और विटामिन डी ऐसे हैं जिनका इफेक्ट पड़ता है आपकी बॉडी में इस्तेमाल होने में। okay? Okay, can we take zinc, magnesium as extra supplements? जिंक मैग्नीशियम आजकल हाँ काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, बट अगेन जैसे मैंने बताया अगर आपको इस तरीके के सप्लीमेंट लेने हैं तो बहुत कम समय के लिए लीजिए। ऐसा नहीं है कि आपने 2-3 टैबलेट खा रहे हैं डेली की, क्योंकि जिंक एक ऐसा चीज़ है
जिंक की टॉक्सिसिटी जो है बॉडी के अंदर हो सकती है। सो जिंक और मैग्नीशियम खा सकते हैं, लेकिन एज ए प्योर सप्लीमेंट खाइए। मतलब कि ऐसा नहीं हो, ज्यादातर आपको जैसे मैग्नीशियम है वो आपको ज्यादातर प्री वर्कआउट पोस्ट वर्कआउट सप्लीमेंट्स के अंदर मिलेगा। सो स्पोर्ट्स सप्लीमेंट्स पे नहीं चाहिए। स्पेसिफिकली जिंक मैग्नीशियम की टैबलेट्स वगैरह जो आ रही हैं जिसमें सिर्फ मैग्नीशियम या कोई और दूसरे सिर्फ वाइटमिन्स और मिनरल्स हैं, उनको आप इजीली कंज्यूम कर सकते हैं। वो कंज्यूम करने में बहुत कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मोस्टली आपके जितने भी इस तरीके के सप्लीमेंट हैं जैसे जिंक है, मैग्नीशियम है, स्पोर्ट्स में आपको ज्यादातर वो देखने को मिलेंगे जो आपके प्री वर्कआउट्स होते हैं उनके अंदर। हाँ जी मिस्टर सरनीत बोलिए। मैम जैसे जो ये मिनरल्स है, सोडियम बताया था आपने अभी, सोडियम पोटाशियम, और एक जब हम पेन किलर लेते हैं, कई बार कोई बॉडी में पेन होता है तो पेन किलर लेते हैं, उनमें भी सोडियम होता है और पोटाशियम होता है। तो मैम जैसे एक स्पेसिफिक टैबलेट है, मैं यूनोजेसिक एमआर के नाम से आती है, तो वो अगर हम लेते हैं तो उसमें भी सेम साल्ट होता है, सोडियम और पोटाशियम। तो वो दोनों सेम है या मैम डिफरेंट है? वही पोटाशियम और सोडियम है जो आप यहाँ बता रहे हैं या अलग है मैम वो? कई बार क्या होता है, कुछ जो मेडिसिन होती हैं उनके कुछ सॉल्ट्स वगैरह होते हैं जिसकी वजह से उनमें कुछ अमाउंट में सोडियम पोटेशियम प्रेजेंट रहेगा। हाँ, तो नहीं, वो सोडियम पोटेशियम जो है ठीक है कुछ मात्रा में मिलेगा, इतना सिग्निफिकेंट अमाउंट उनसे आपको सोडियम पोटेशियम नहीं मिलेगा। ठीक है। और मैम अगर जैसे पेन किलर लेने के बाद मसल रिलैक्सेशन मिलता है, तो क्या वो एक मिनरल्स की डेफिशिएंसी उसको मान सकते हैं कि मिनरल की डेफिशिएंसी? नहीं नहीं, जो पेन किलर आप ले रहे हैं वो पूरा का पूरा पेन किलर का जो सॉल्ट है, जो बेसिकली उसका मेन इंग्रेडिएंट है, उसकी वजह से हो रहा है, सोडियम पोटेशियम की वजह से नहीं होगा। ओके, थैंक यू। हाँ, वो तो वैसे ही आपकी मसल को रिलैक्स कर रहे हैं। मतलब कि वो दवाई का फंक्शन है, सोडियम पोटेशियम का फंक्शन पेन किलर में एटलीस्ट। अगर आप किसी स्पोर्ट्स ड्रिंक में कंज्यूम कर रहे हैं तो अलग बात है, सोडियम पोटेशियम की अलग से टैबलेट्स भी आती हैं, वो कंज्यूम कर रहे हैं तो अलग बात है। ठीक है, बट पेन किलर में सोडियम पोटेशियम की वजह से आपका मसल रिलैक्स नहीं हो रहा। मैम जैसे जो कैल्शियम की टैबलेट्स आती है उनमें जिंक भी होता है, कुछ मात्रा में मैग्नीशियम भी होता है। अगर वो हम यूज करते हैं तो क्या एक लिमिट तक जो स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस है या जो रिकवरी पैटर्न है एथलीट का, उसके ऊपर कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है मैम? हाँ, ले सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये कहना कि जो वेजिटेरियन एथलीट है, सिर्फ ओनली वेजिटेरियन एथलीट है, उनमें ऑलमोस्ट ये देखा जाता है कि रिकवरी बहुत कम होती है। तो उनका इम्पैक्ट, पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है मैम उनका? हाँ, जैसे मैंने बताया कि अगर आपको इस तरीके का कोई भी सप्लीमेंट लेना है, आपको लग रहा है कि इस तरीके का फूड मैं कम खा रहा हूँ, ठीक है, या नहीं खा पा रहा, या इंटेंसिटी ट्रेनिंग की मेरी इतनी ज्यादा है कि मैं फूड इतने नहीं खा पा रहा। बहुत बार क्या होता है, आप हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग कर रहे हैं, उस टाइम पे आपको टाइम का प्रॉब्लम आ जाता है, टाइम नहीं मिलता है, या फिर आपकी थोड़ी भूख कम हो जाती है हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग के टाइम पे। ठीक है, तो उस टाइम पे हाँ, अगर आप कंज्यूम कर रहे हैं, मान लीजिए 1 महीना 1.5 महीने के लिए कंज्यूम किया, सो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, लेकिन बहुत लंबे टाइम तक, हाँ, ये था ना कि हम मैराथन इवेंट है, लॉन्ग डिस्टेंस इवेंट है, तो जो कोचेज है वो बहुत बार गाइड करते थे कि आप जो और वेजिटेरियन है, प्योर वेजिटेरियन है, तो कोचेज बहुत बार गाइड करते थे कि आप कैल्शियम और जो मल्टीविटामिन की टेबलेट्स है वो आप यूज करो। हाँ हाँ, तो मल्टीविटामिन हाँ यूज करने में कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है। मैंने बताया जैसे आपका मान लीजिए आप साल में 10 महीने ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो उसमें से आप 4 या 5 महीने खा सकते हैं, कोई इतना इश्यू नहीं है। बट स्पेसिफिक टाइम्स पे, है ना, जब आपको लग रहा है कि हाँ इस टाइम पे ट्रेनिंग बहुत ज्यादा है,
है ना? या उस time- रिकवरी पैटर्न, रिकवरी स्लो हो रही है तो उस टाइम। हाँ, तो उस टाइम पे खाइए, है ना? और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है, कभी भी जो मार्केट में स्पोर्ट्स वाले सप्लीमेंट आते हैं ना, वो नहीं खरीदिए ज्यादा। विटामिन्स एंड जो मिनरल्स, जर्नल जैसे मेडिकल शॉप से कैल्शियम या विटामिन की जो हाँ, नॉर्मल वो है, फार्मेसी की दुकान पे जो आपको जो भी विटामिन मिनरल मिल रहे हैं सप्लीमेंट, वो आप कोई भी अच्छा डॉक्टर से पूछ के वो कंज्यूम कीजिए, क्योंकि आप जितने भी स्पोर्ट्स स्पेसिफिक ब्रांड्स के सप्लीमेंट्स देखेंगे जो विटामिन मिनरल्स के आते हैं, उनमें सिर्फ विटामिन मिनरल आपको कभी देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है? यस मैम, उसके अलावा कुछ हर्ब्स होंगी, कोई और चीज होएगी, और उसके अंदर विटामिन मिनरल्स का अमाउंट भी बहुत ज्यादा अमाउंट में रहता है, जितना हम लोग जनरली प्रिस्क्राइब नहीं करते हैं, ठीक है? यस मैम, एंड हर्ब्स हैं साथ में, अगर कोई भी हर्बल मिक्सचर है जिसमें हर्बल चीजें डली हुई होंगी, उसमें आपको पता नहीं है कि कब वो चीज डोप के अंदर आ जाए, उसमें कहीं भी Yes, ma'am. कंटेमिनेशन हो सकता है, ठीक है? सो बेस्ट ऑप्शन यही है कि फार्मेसी ग्रेड वाला आप कोई भी सप्लीमेंट जो है इजीली कंज्यूम कर सकते हैं, ठीक है? थैंक यू मैम। ओके, बीन्स क्या होता है? बीन्स जो है, बीन्स ड्राई बीन्स भी होती हैं और फ्रेश बीन्स भी होती हैं। फ्रेश बीन्स जो है फ्रेंच बीन्स हैं, जैसे फलियां जिनको हम बोलते हैं बेसिकली, ठीक है? फलियां जो भी हैं, ताजा फलियां जो बाजार में आती हैं अलग अलग, उनको बीन्स बोलते हैं। और इसी तरीके से ड्राई बीन्स होती हैं, जैसे राजमा है, उसे भी बीन्स बोलते हैं, ठीक है? राजमा है, लोबिये हैं, इनको ये जनरली ड्राई बीन्स की कैटेगरी में आते हैं। मटर भी हम लोग ड्राई बीन्स में इंक्लूड कर देते हैं। ओ हाँ मिस्टर रवि, एक मिनट, मैं और क्वेश्चंस देख लूं एक बार। सिंथेसिस का मतलब है बनना, शरीर में किसी भी चीज के बनने का प्रोसेस जो है, बनने का जो पूरा क्या बोलेंगे, निर्माण जो बोलते हैं, निर्माण, सिंथेसिस को हम हिंदी में निर्माण बोलेंगे, उसका निर्माण करने के लिए, उसको बनाने के लिए। हाँ जी मिस्टर रवि बोलिए। गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग मैम। हाँ जी मैम, माय क्वेश्चन इज कि जब हम प्रोटीन एक्सेस मात्रा में इंटेक करते हैं तो हमारा यूरिक एसिड बढ़ जाता है, जिसके कारण हमारे एंकल्स में या जॉइंट्स में पेन होने लगता है, राइट मैम? बट मैम जो अब हम जो मतलब जो कंपटीशन पीरियड में है, लाइक जो वेट लिफ्टर्स हैं या जिनका भी मसल बिल्डिंग का प्रोग्राम है, जिस प्रोग्राम पे वो चल रहा है, अगर उनका यूरिक एसिड मतलब इंक्रीज हो गया 7.23 से ऊपर, तो वो उस कंडीशन में प्रोटीन मसल बिल्ड कैसे करेंगे? वो उनके तो प्रोटीन कंज्यूम करना भी बंद हो जाएगा, डॉक्टर बंद कर देंगे। तो मैम हाउ विल दे बिल्ड द मसल्स मैम? व्हाट इज द सब्स्टिट्यूट्स? सबसे इम्पोर्टेंट चीज तो है यूरिक एसिड के बारे में, हालांकि हमारा टॉपिक भी नहीं है, बट मैं 2 मिनट में आपको बता देती हूँ। मैम एक्चुअली न्यूट्रिशन टॉपिक है ना मैम, इसलिए आई एम आस्किंग। ओके, सो यूरिक एसिड जो है बेसिकली आपका तब बढ़ेगा या तो आपकी कोई हेरिडिटी है, ठीक है? अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है यूरिक एसिड बढ़ने की, या तो उस कंडीशन में इंक्रीज होता है, या फिर आप बहुत लंबे टाइम तक बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रोटीन खा रहे हैं। 1-2 दिन बहुत ज्यादा अमाउंट या महीने प्रोटीन ज्यादा खाने से यूरिक एसिड जनरली नहीं बढ़ता, ठीक है? होता क्या है, एथलीट्स क्या करते हैं, खाने से भी बहुत ज्यादा प्रोटीन इंटेक करते हैं, साथ में सप्लीमेंट्स भी लेने लग जाते हैं, ठीक है? सो उसकी वजह से बहुत ज्यादा अमाउंट में कई बार यूरिक एसिड जो है वो बढ़ जाता है। अभी कर क्या सकते हैं अगर यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है? वैसे तो अगर आप यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है किसी न्यूट्रिशनिस्ट से कंसल्ट करेंगे तो उस टाइम पे अगर कर सकते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि वो आपको क्वांटिटी वाइज बता पाएंगे सही तरीके से कितनी क्वांटिटी किस फूड आइटम की खानी है, क्योंकि क्वांटिटी बहुत मैटर करेगा। कितना प्रोटीन आपकी बॉडी में पूरा जा रहा है वो कैलकुलेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है यूरिक एसिड में, सबसे इंपॉर्टेंट चीज हटाने वाली चीज है नॉन वेजिटेरियन फूड और छिलके वाली दालें जो होती हैं वो, ठीक है? तो मिल्क प्रोडक्ट्स कंज्यूम किए जा सकते हैं, यूरिक एसिड बढ़ने पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और धुली हुई दालें जो हैं, बिना छिलके वाली दालें हैं, वो कंज्यूम कर सकते हैं।
यूरिक एसिड बढ़ने पर। बट अगेन इनकी क्वांटिटी जो है वो आपको थोड़ा सा यू नीड टू चेक कि 1.5 या 2 ग्राम पर केजी बॉडी वेट से ज्यादा जो है उसकी क्वांटिटी ओवरऑल पूरे आपकी डाइट में प्रोटीन की क्वांटिटी जो है वो नहीं जाए। ठीक है मैम, हम लोग स्पोर्ट्स बैकग्राउंड के हैं, जैसे कि कोई कंपटीशन पीरियड में है, वो अपने प्रिपरेटरी फेज को कंप्लीट करके कंपटीशन पीरियड में पहुंच गया है फेज पे, और तब वो उसके यूरिक एसिड अगर आ गया है, मतलब इंक्रीज हो गया है, दिखाया है डॉक्टर ने, लेकिन उसे कंपटीशन भी खेलना है और उसका गेम है लाइक जूडो, वेट लिफ्टिंग, रेसलिंग, तो उस कंडीशन में उसको प्रोटीन कंज्यूम करना भी जरूरी, लेकिन एक्सेस हो गया है, वो डॉक्टर ने उसे कम्प्लीटली मना कर दिया, क्योंकि डॉक्टर कभी कंप्लीटली मना नहीं करेगा। ऐसा नहीं है कि आप कंप्लीटली प्रोटीन बंद करेंगे यूरिक एसिड बढ़ने पे, ऐसा नहीं होता। ठीक है, एक सर्टेन अमाउंट तक आप कंज्यूम कर सकते हैं यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो भी। अगर मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स खा रहे हैं, दालें, धुली हुई दालें खा रहे हैं, तो एटलीस्ट 1.5 ग्राम पर केजी बॉडी वेट तक आप प्रोटीन कंज्यूम कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। सो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बंद करना होगा प्रोटीन, बिल्कुल नहीं बंद करते हैं। अगर कोई डॉक्टर बोल रहा है बिल्कुल बंद करना है तो आप प्लीज किसी न्यूट्रिशनिस्ट से थोड़ा कंसल्ट कर लीजिए, क्योंकि कई बार डॉक्टर्स को ज्यादा टाइम नहीं होता, कई बार रैंडमली बोल देते हैं बस ये खाना बंद कर दो, ये खाना बंद कर दो। ठीक है, बट उनके ऑप्शंस भी जो है वो अवेलेबल हैं, क्या खाना है ना। ठीक है, हाँ जी, यूरिक एसिड में मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स ले सकते हैं, लेकिन लिमिटेड मात्रा में लेने हैं। वो इसलिए मैं बोल रही थी कि वो सब हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि कितना आपको दिया जा सकता है। ठीक है, यूरिक एसिड बेसिकली बढ़ता है, एक तरीके का प्रोटीन होता है जो बॉडी के अंदर मेटाबोलाइज नहीं हो पाता, वो ज्यादा मात्रा में वो मोस्टली नॉन वेजिटेरियन फूड आइटम्स में और दालों का जो छिलके वाला पार्ट होता है उसके अंदर प्रेजेंट रहता है। दूध के अंदर यूरिक एसिड को बढ़ाने वाला प्रोटीन बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं होता है। ओके, देन आई थिंक सारे क्वेश्चंस हो गए हैं। Which supplement we should take as in daily life for healthy life? हेल्दी लाइफ के लिए खाना खाइए अच्छा, है ना, सप्लीमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। बाहर का खाना नहीं खाइए, प्रोसेस्ड फूड नहीं खाइए, घर का बना हुआ खाना खाइए। एक नॉर्मल पर्सन को सप्लीमेंट्स की जरूरत नहीं रहती है। हिंदी पीडीएफ, हिंदी में मेरे पास कुछ पुराने नोट्स हैं जो अपडेटेड नहीं है, अगर आप लोग को वो चाहिए तो मैं शेयर कर दूंगी। पुराने नोट्स मतलब जो आप लोग का पुराना सिलेबस था 2 साल पहले का, उसके मेरे पास हिंदी में नोट्स हैं, सो वो आई कैन शेयर, नेहा मैम को मैं भेज दूंगी, सो दैट यू पीपल कैन यूज। लेकिन उसमें बहुत सारी चीजें हो सकता है मिसिंग हो, क्योंकि आपका सिलेबस अपडेट हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग मैंने उन्हें अपडेट नहीं किया है अभी तक। ठीक है, सो आई विल शेयर दैट। यस मिस संजना। मैम, आप लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर हिंदी में और इंग्लिश में प्रोवाइड करा दो। लास्ट ईयर के क्वेश्चंस पेपर मैं देखती हूँ, मिल जाएंगे आई थिंक, सो भेज दूंगी, है ना। लास्ट ईयर आई थिंक आप लोग का नया पैटर्न जो है उसका तो 1 ही साल हुआ है अभी, उससे पहले पैटर्न डिफरेंट रहता था। हाँ जी बोलिए।